So, Lina, I am starting today's session. Is that okay? Yes, Kapil sir. Okay. So, hello everyone. We are today starting the part of physics which we call mechanics. Mechanics is the part of physics in which we study motion of the object. So, our core focus will be on the phenomena of motion. Now, when we study motion, this can be done at two levels. One level is known as kinematics and another level is known as dynamics. Sometimes this dynamic is also called as kinetics. So in the branch of kinematics, we only focus on describing the motion. Whereas in the branch of dynamics, we go into the detail and explain cause of motion. So these are the two divisions of the branch of mechanics in which we study motion. One is known as kinematics, another is known as dynamics. As you can see an image above the page where I'm writing, कि हमने 3 इडियट्स में देखा था कि व्हाट इज मशीन, ऐसा प्रोफेसर क्लास में पूछता है तो आमिर खान जवाब देता है एनीथिंग व्हिच मेक्स योर वर्क इजी इज मशीन. सो दैट्स अ सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन. उसी बात को मिस्टर चतुर बताते हैं मशीन इज अ कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट विद द व्हील पुली ये ब्ला 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 ब्ला, पूरा डिटेल में जाके बताता है. तो वो भी एक डेफिनेशन है, दोनों ही मशीन के डेफिनेशन है. उसी तरह से मोशन को हम दो लेवल्स पे पढ़ सकते हैं. अगर हम शैलो लेवल पे ऊपर से पढ़ें जहां पे सिर्फ हमारा इंटरेस्ट हो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन कि कार का स्पीड क्या है, कार का डिस्टेंस क्या है, कार का एक्सेलरेशन क्या है, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन व्हाट लेड टू दिस मोशन, व्हाट आर द एनर्जीज इन्वॉल्व्ड, तो हम उस पार्ट को बोलेंगे काइनेमेटिक्स. So chapter 3 and 4 of 11th physics are dedicated towards this. पूरा chapter 3 and 4 kinematics के बारे में ही है. Whereas dynamics is the branch of physics जो chapter 5 onwards start होगी और वहां से लेकर के लगभग 10th chapter तक चलेगी. वहां पर हम ना सिर्फ मोशन का कॉज पढ़ेंगे, उसको डिस्क्राइब करना भी सीखेंगे. तो गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द मोशन इज व्हाट वी कॉल डायनेमिक्स और काइनेटिक्स, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन यू डिस्क्राइब मोशन व्हाट आर द पैरामीटर्स यू नीड. सो टू बी एबल टू डिस्क्राइब मोशन, फर्स्ट यू नीड अ क्लियर कट frame of reference. Now, frame of reference is a system of various parameters put together such that you can well describe the position of an object. अगर मैं कई चीजों का कॉम्बिनेशन करके एक ऐसी अरेंजमेंट बनाऊं जिससे आप ऑब्जेक्ट के पोजीशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इस बात को समझाने के लिए मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊंगा. ये डायग्राम में आपको एक क्लॉक दिख रहा है, एक रेफरी दिख रहा है और एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कार्टेशियन सिस्टम दिख रहा है. अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो ये तीनों मिलकर के अपने आप में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएंगे. कैसे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिस्टर रेफरी काम कर रहे हैं ऑब्जर्वर का, तो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऑब्जर्वर होगा. दूसरा एक कार्टेशियन सिस्टम होगा जिससे कि हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताएंगे और टाइम को नोट करेंगे. अगर हम टाइम को नोट करेंगे तो
किसी जीरो टाइम पर जो पोजीशन होगी उसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम पे जो पोजीशन होगी उसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन, एंड फिर फर्दर मोशन के डिस्क्रिप्शन में हम एंट्री कर जाएंगे। सो किसी भी सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए what are the components we need in a frame of reference? So one is clock, clock आपको टाइम बता देगी। one is coordinate system, x y z axis का system, and another thing would be an observer. Now based on what is the type of coordinate system you are using, this motion can further be divided into three types. Every coordinate system have one thing common, and that is reference point. कपिल सर, आप अपनी साइड से एनोटेशन बंद कर सकते हैं स्टूडेंट्स का। So what is reference point? In any frame of reference, there is a point which will never change. Whatever happened to the object or the observer, the point which will never change is known as reference point, with respect of which we are going to locate any object's position. Such a point is known as reference point. आपने अपने lower classes में इस point को origin नाम से जाना होगा, तो origin बोल दीजिए या reference point बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। So in every frame of reference, you will have three components: clock, coordinate system, and observer. इसमें जो coordinate system है उसका एक common point है कि सब जगह reference point तो होगा। अब reference point के अलावा आप multiple axis system choose कर सकते हैं। अब हो सकता है खाली एक axis का use करें, तो उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। यहां पर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, इसको मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अगर आप x और y दो एक्सिस का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे मोशन को 2D मोशन या मोशन इन प्लेन बोला जाएगा। और तीसरा है जिसमें आप x, y, z तीनों एक्सिस का यूज कर रहे हैं, ऐसे मोशन को हम 3D या मोशन इन स्पेस बोलेंगे। मोशन इन स्पेस। सो बेसिकली जब भी आप मोशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया जाता है। Frame of reference is a system where you will be able to define the position of the object at various time. To be able to do that, you will need a clock to measure the time. You will need a coordinate system to measure the position, and obviously you would be or someone will be observer. Now, when all these three things are working together, first we define reference point. In every system, there would be a point which will never change. We will call it reference point. Now, Sir? Yes. Sir? Yes. Sir, then what is the reference point of the above picture? Above picture, the point where all the axes are meeting. X axis, Y axis, Z axis, arrow के जो tail जहां मिल रहे हैं, उस point को हम बोल देंगे origin. Okay. Sir, can you please again explain this one dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional? Yeah, I was about to. Yeah. So in every frame of reference, there will be a reference point which will always be fixed. Now, if the coordinate system contain only one axis, let's say x axis, तो आपका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है। ऐसे मोशन को हम 1D मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। जैसे कि कार अगर स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, लेकिन अगर कार
किसी ओपन ग्राउंड में मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में आपको एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस भी बताना पड़ेगा, तो ही आप पोजीशन बता सकोगे। जब दो एक्सिस का यूज करके आप लोकेशन बताओगे तो आप इसको 2 डायमेंशनल मोशन कहोगे। इसका दूसरा नाम है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, दिस इज आवर चैप्टर 4। चैप्टर 3 इज अबाउट 1D मोशन, चैप्टर 4 इज अबाउट मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्पेस। ये दोनों मिलाकर के चैप्टर 4 हो जाएंगे। मोशन इन स्पेस में एक एग्जांपल आप ले सकते हो, हवा में उड़ती हुई मक्खी या एरोप्लेन या कुछ भी चीज जो 3 डायमेंशनली अरेंज्ड है, जिसके पास तीनों एक्सिस का यूज हो, एक्स वाई एंड जेड, ऐसे मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्पेस बोलेंगे। किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें और इससे पहले जो मैंने बोला इन द डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। So frame of 2D and reference. 3D. Frame of So- reference. What do you mean? Frame by of frame reference or reference point, sorry. Reference point. frame of reference. Can you name yourself? Who is asking this question? Sir, I'm Taral and I'm asking you to explain that frame of reference thing again. Okay, Taral. Yes, sir. Whatever I have said so far and a picture I am representing, what are the 3 components of a frame of reference? One is like clock, as you have Very good. written here, Yes, yes. and here, and then here is the referee whom we are taking as the observer. Yes, yes, very good. And third, one I'm not getting. a coordinate system. The Okay. combination of axes, x-axis, y-axis, and z-axis, we call that system as coordinate system. So what is the purpose of this frame of reference? To give position. ये हमें किसी भी चीज की पोजीशन किसी भी टाइम पर बता सकता है। अगर मेरे पास एक वेल डिफाइंड सिस्टम है जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर है, ऑब्जर्वर क्लियर है, क्लॉक क्लियर है, तो ऐसे सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे और उसमें हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्लेन करा करेंगे। दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेटअप, इज अ फ्रेमवर्क containing 3 key components using which we are able to define position of any object. एक एग्जांपल लेते हैं, आपने गूगल ऐप खोला और उसमें अहमदाबाद का मैप खोल दिया। गूगल मैप्स में आपने अहमदाबाद का मैप खोल दिया, तो वो जो मैप है आपका वो बन जाएगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पूरा मैप आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसमें आपने वस्त्रापुर लोकेशन को सेंट्रल लोकेशन मान लिया, तो वो आपका बन जाएगा रेफरेंस पॉइंट कि अब आप जो भी बताएंगे उसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे। और अगर मैं कहूं गूगल मैप के अहमदाबाद मैप में वस्त्रापुर से 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो क्या मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दिया? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग द frame of reference. Reference. Yes. Okay. Thank you, sir. अभी किसी को Sir, can you give a please tell your name first. Sir, I'm Reena. Can you explain the use of reference point? आपने क्या नाम बताया बेटा? Preena. Preena. Okay. Preena, if I want you to come to my place for some work, मैंने आपको कहा मेरा घर साउथ भोपाल में सोबो सेंटर से 100 मीटर दूरी पे है, तो नाउ सोबो सेंटर इन साउथ भोपाल becomes your reference point. Okay. Right? So South Bhopal becomes your frame of reference, Sobo Center becomes your reference point, and 100 मीटर मैंने डिस्टेंस बताया। लेकिन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर वहां से किस डायरेक्शन में, देन आई विल हैव टू ऐड डायरेक्शन आल्सो। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ system, it is a framework where we use various components to assign a particular position to an object. Is that clear? Sir, my name is Vandit and
Sir, Yes, Vandit, carry on. Please बोलिए Vandit. Sir, my name is Vandit, and can you explain this three-dimensional motion with an example, please? जब हवा में मक्खी उड़ रही है तो उसकी लोकेशन देने के लिए दो एक्सिस सफिशिएंट नहीं है, उसको एक्स एक्सिस भी चाहिएगा, वाई एक्सिस भी चाहिएगा और बताना पड़ेगा हाइट कितना है, तो उसके लिए थर्ड एक्सिस भी चाहिएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे मान लो एक चींटी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो आपको सिर्फ ओरिजिन से बताना है 2 मीटर है, 3 मीटर है, 5 मीटर है, लेकिन अगर वो फ्लोर पे चलने लग जाए रेंडमली तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से 3 मीटर पे है और वाई एक्सिस से 4 मीटर पे, तो लोकेशन पता चलेगी। लेकिन अगर यही चींटी उड़ने लग जाएगी तो आपको हाइट भी बतानी पड़ेगी, तो दैट वुड बी थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? Okay, yes, sir. Okay. Anyone having any other doubt? sir, my name is Harsh. Yes, Sir, my name is. Sir, I have a doubt in that you have given an example of Google Map. Yes. Sir, that will be frame of reference. गूगल मैप में बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, बट अगर मैं मेरे घर के एड्रेस की बात करूंगा तो अहमदाबाद का मैप या साउथ भोपाल का मैप वुड बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने पार्ट पर हम फोकस करेंगे वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। अगर हम क्लासरूम के अंदर बैठे तो अ क्लासरूम कैन बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट बेंच कैन बी रेफरेंस पॉइंट, और मैं कहूं फर्स्ट बेंच से जो 10 मीटर पीछे है तो आप लोकेट कर लोगे, तो लोकेट हो गया तो मतलब वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। Okay, sir. ओके, एनी अदर डाउट? Sir, Keshini here. यस केशिनी। Sir, I Sir. have. केशिनी प्लीज कंटिन्यू। When the electrons move in the wire, do they undergo rectilinear motion? No, they do not go rectilinear motion. They are constantly colliding with the other particles, so they have three-dimensional motion. Okay, sir. Thank you. Welcome. Sir. Yes. Sir, what is the significance of time to know the in reference? For that you will have to wait. अभी हम पढ़ना चालू किए हैं, वो आपको दिख जाएगा significance. Sir, my name is Tanaik. Sir, can you open the last page? I can, but question should be will you? Sir, I am not able to understand dynamics. Dynamics is the branch of physics in which we study motion along with its cause. कार चल रहा है किस स्पीड पे, किस डिस्टेंस को कवर किया, क्या एक्सेलरेशन है, वो है काइनेमेटिक्स। लेकिन कार क्यों चल रहा है, उसके इंजन में क्या हो रहा है, रुकेगा कैसे, अगर वो डेप्थ में मैं जाऊं तो उसको क्या बोलेंगे हम? डायनामिक्स। So when I add a detail of cause of motion, then it is called dynamics. और कोई क्वेश्चन? Sir, Yes. sir, my name is Chaitya. Yes, Chaitya. सर अगर मीन्स आप ये कहना चाहते हो कि जो लेंथ ऑफ द बॉडी होती है तो वो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑफ पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो वो मोशन में होती है। I never said length. I used word position. ऑब्जेक्ट का साइज अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में। जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा फर्दर, आई विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट whose size is 0. ऐसी ऑब्जेक्ट जिनका साइज मैटर नहीं करता है, ऐसी ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। तो क्या कार एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है चैत्य? चैत्य, कार Yes, क्या sir. पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है? नो सर, इट इज नॉट अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। It depends upon what frame of reference I am talking about. अगर मैं पूरी अर्थ की बात कर रहा हूं तो उसमें तो यार कार पॉइंट साइज्ड ही है। यस। और अगर मैं मान लो सिर्फ 5 मीटर की बात कर रहा हूं किसी डिस्टेंस की, तो वहां पर कार पॉइंट साइज नहीं है। सो जो भी हम पढ़ाई करने वाले हैं उसमें जो भी ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे दे ऑल विल बी पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। Point size object does not mean to have actually zero size, but their size would be negligible as compared to the size of the frame of reference, right?
इसको समझाने के लिए मैं आपको एक गिफ्ट दिखाना चाहता हूं, अगर ये चल जाए तो। ये चल रहा है, ऐसा कुछ मूव होता दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। ये जो घर दिख रहा है इसके अंदर लास्ट में, बोलो इसका घर का साइज क्या है? 0 है कि नहीं है? यस सर। अब डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे देखा जाए तो वो घर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं अर्थ के स्केल पे देखता हूं तो इट अपीयर्स टू बी पॉइंट साइज्ड। क्लियर है? अर्थ के स्केल पे तो मुझे Yes, ना sir. के बराबर ही दिखेगा अर्थ के सरफेस पे। इसी बात को मैं दूसरे एग्जांपल से समझाऊं तो बोलो ट्रेन क्या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है? नहीं है, ट्रेन तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं एक बहुत बड़ा एरियल व्यू लूं, बहुत ऊपर से देखूं, तो ट्रेन भी मुझे क्या दिख सकती है? एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। अहमदाबाद से मुंबई 500 किलोमीटर है, उसके सामने 200 मीटर का ट्रेन इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट में ही कन्वर्ट करके पढ़ूंगा, मैं उसके पोजीशन की बात कर रहा हूं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन। क्लियर है? यस सर। किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। So I assume that we are ready to go into the concept of one dimensional motion. जब हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं तो हमारे पास एक सिंपल एक्स एक्सिस हुआ करेगी, बीच में एक ओरिजिन हुआ करेगा। इस तरफ अगर हम जाएंगे तो हम वैल्यूज को पॉजिटिव लेंगे, और इस तरफ जाएंगे तो वैल्यूज को हम नेगेटिव लेंगे। So how many directions are there in one dimensional motion? One. How many directions? Two. Two directions. और अगर सिर्फ 2 ही डायरेक्शन है तो ये सिंबल सफिशिएंट है आपको डायरेक्शन समझाने के लिए। तो ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस में क्या लेंगे हम? पॉजिटिव, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड ऑन एक्स एक्सिस हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव। क्लियर है ये? हेलो एवरीवन, इज दिस क्लियर? यस सर। नाउ अगर मान लीजिए मैंने t इक्वल टू 0 पर किसी चीज को ऑब्जर्व करना चालू किया और वो मुझे यहां पे मिला, तो मैंने उस लोकेशन को लिख दिया x1। इनिशियल टाइम t1 पे जब t का वैल्यू 0 आया तो उस लोकेशन को बोला x1। What do we call this position? क्या बोलेंगे इसको? Initial position. बिल्कुल सही है। इसको हम बोलेंगे- Sir didn't get this. Sir didn't get this. अगर मैंने t इक्वल टू 0 मतलब जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उस टाइम को नोट करके t1 बोला, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ तो लोकेशन होगा यहां से यहाँ के बीच में। उस लोकेशन को हम क्या बोला करेंगे आज से? इनिशियल पोजीशन। सिमिलरली मैंने थोड़ा टाइम जाने दिया, t2 का वैल्यू बढ़ने दिया, और t2 का वैल्यू बढ़ के लेट से हो गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद देखा तो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। इस पोजीशन x2 को क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। इसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन। अगर मैं x1 x2 लिखने की बजाय आज के बाद कभी ऐसे लिखूं x और ब्रैकेट में नीचे 3, तो व्हाट डज दिस मीन? ब्रैकेट में नीचे 3 लिख दिया, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन पोजीशन एट 3rd सेकेंड। इसी तरह से x के नीचे ऐसे 10 लिख दिया तो दिस वुड मीन पोजीशन एट 10 सेकेंड। क्लियर है ये? सर हाँ जी सर, कैन यू रिपीट दिस होल थिंग सर? बीच में आपका वॉइस पूरा कट हो गया था। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैंने शुरू में देखा, जब मैंने चालू किया ये पूरा एक्सपेरिमेंट,
तो उस वक्त जो पोजीशन मिली x1 उसको हमने नाम दिया इनिशियल पोजीशन। 5 सेकंड के बाद जो पोजीशन मिली उसको नाम दिया फाइनल पोजीशन। मैं कह रहा हूं इसी तरह से अगर मुझे रैंडमली किसी भी टाइम पे पोजीशन देनी हो तो व्हाट इज द अदर वे टू राइट, मैं क्या किया करूंगा, ऐसे x लिखा करूंगा और जिस टाइम पर मुझे लोकेशन बतानी है ब्रैकेट में ऐसे लिख दूंगा। तो दिस वुड रिप्रेजेंट पोजीशन एट स्पेसिफिक टाइम, instantaneous position at a particular time. And next term is what I am introducing is change in position. Change in position का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो पोजीशन है उसको हम बोल देते हैं फाइनल पोजीशन, और जहां से आप एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हो उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। सर अगर मैं फाइनल पोजीशन, वेट कीजिए बेटा, अगर मैं फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दूं तो जो इनके बीच का लेंथ आएगा उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन। अगर मैं सिंबल्स में इस बात को डिनोट करूं तो XF represents final position, XI represents initial position, और मैं बीच में अगर माइनस साइन डाल दूं तो ये क्वांटिटी जो होगी इसको हम बोलेंगे चेंज इन पोजीशन, और इसका सिंबल आज से हम लेंगे डेल्टा x। अब मैंने x फाइनल माइनस x इनिशियल लिखा, अगर कोई लोग इसको x2 माइनस x1 भी लिखे still it means the same thing. So मैंने क्या नए टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस किए, इनिशियल पोजीशन when I start the observation, final position when I end the observation, instantaneous position, position at a given instant of time, and change in position, final position minus initial position. So these are the 4 terms I am giving you regarding position. Any question, please ask. T1 equals to T वाला वो समझ नहीं आया अपना जो T1 का मतलब है जब मैंने T1 का वैल्यू लिया T इक्वल टू 0 तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। जब मैंने देखना चालू किया होता है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में उसको T इक्वल टू 0 माना जाता है कि टाइम अभी कुछ नहीं है, इस वक्त टाइम 0 से चालू करेंगे, उसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। सर यस सर, हम XF माइनस XI को X2 माइनस X1 एग्जाम और वो सब में भी लिख सकते हैं ना? यस लिख सकते हैं, इट इज वेरी कॉमनली रिटन दिस वे। सर बोलिए सर, X ब्रैकेट में 7 मतलब वो T इक्वल्स टू 7 होगा? बिल्कुल सही बात है, एट टाइम इक्वल टू 7th सेकेंड जो पोजीशन होगी उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। सो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पोजीशन। राइट है जैनिल, समझ आ रहा है? यस सर। ओके सर मुझे इंस्टेंटेनियस पोजीशन का समझ में नहीं आया। भैया अभी तुम कहाँ बैठे हो? सर घर पे। वो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस पोजीशन है। ओके ओके जो पोजीशन जिस वक्त होती है उसी वक्त की पोजीशन को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पोजीशन। राइट तो सर अभी तो लॉकडाउन है इसलिए तुम्हारी इंस्टेंटेनियस पोजीशन और रेगुलर पोजीशन लगभग सेम ही रहेगी, लेकिन मान लो नॉर्मल सिचुएशन होती और मैं पूछता अभी कहाँ हो, घर पे 1 घंटे बाद कहाँ होगे, कोचिंग में, तो बोलो चेंज इन पोजीशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो वो जो शुरू में थी वो इनिशियल पोजीशन और 1 घंटे बाद जो है वो आपकी फाइनल पोजीशन। क्लियर? और मैं कहूं 6 बजे कहाँ होगे तो जो आंसर दोगे वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, पोजीशन एट 6 PM। क्लियर? ओके म्यूट योरसेल्फ। सर ब्रैकेट 7 इंस्टेंटेनियस पोजीशन का टाइम है? यस 7 इज द टाइम। ओके So I have doubt. Yes, please ask. So it is necessary to write change in position in brackets symbol. No. This change in position is denoted by this. आगे जाकर के तो मैं कभी लिखूंगा ही नहीं चेंज इन पोजीशन, सीधा डेल्टा x लिख दिया करूंगा। So brackets are not required, right? नहीं, ब्रैकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। वो तो मैंने आपको
लिख के बताया था कि मैं ये डेल्टा एक्स से किसको डिनोट कर रहा हूं, चेंज इन पोजीशन का सिंबल है डेल्टा एक्स। अब ये मत समझ लेना ये डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, कभी मैं आपको दूं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी तो डेल्टा से डेल्टा काट के एक्स बाई टी बना दूं, ये नहीं है। ये डेल्टा एक्स इज अ सिंबल इन इटसेल्फ, दिस इन टुगेदर रिप्रेजेंट्स change in position, this is not allowed. Okay, thank you sir. Welcome. Can we move further? Sir? कोई किसी को डाउट है तो बोलिए। Yes. Sir, change in position will be equal to magnitude of displacement. वो सब बात तो अभी मैंने किया ही नहीं है, अभी करेंगे वो सब बात। एक कदम आगे मत चलिए, अभी जो डाउट मैं बता रहा हूं उसमें डाउट पूछना है, आगे तो बहुत कुछ होना है। अभी आज मैंने फिजिक्स का एंट्री किया ये टॉपिक में, आप मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे ले गए, वेट कीजिए अभी इसमें डाउट पूछिए। Sir, means to find instantaneous speed, we have this formula delta x equals to x2 minus x1. I am not going to answer anything which is ahead of this. I am asking any doubt on this topic. Let's follow a system. अगर हम सब लोग इरेटिकली आगे पीछे चलेंगे तो हमारा नेट मोशन 0 निकलेगा भाई, ऐसा मत कीजिए। हाँ, आप लोग तो स्कूलों में पढ़े हुए हैं, मर्यादा होती है स्कूल की भाई, रिदम में चलना है अपने को, ऐसे ही नहीं है कुछ भी आगे बढ़ गए, ठीक है। तो अब हम मौका ले रहे हैं मोशन को टेक्निकली डिफाइन करने का। वेट कीजिए अभी आप, व्हाट इज मोशन? तो मैं कहूंगा मोशन इज द situation when object is changing its position with respect to time in given frame of reference. Sir, can you repeat the definition? I am writing. और मैं तो लिख रहा हूं भाई, रिपीट की क्या बात कर रहे हो? An object is said to be in motion if it is changing its position with respect to time in a given frame of reference. अगर किसी given frame of reference में अलग अलग टाइम पे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अलग अलग देखते हैं तो आप उस पे इल्जाम लगा सकते हैं कि भैया ये मोशन में है, ये मूव कर रही है। Motion is said to be done when an object changes its position with respect to time in a given frame of reference. Motion का opposite situation होता है rest. Rest को stationary भी बोल देते हैं भाई, और क्या बोलते हैं? static, ये सारे वर्ड आपने सुने होंगे। ये तीनों का ही मतलब है when object is not changing its position. अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन ना चेंज करे तो ये तीन में से कोई भी वर्ड मैं यूज कर सकता हूं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या कह दूंगा स्टेशनरी है ऑब्जेक्ट, या कह दूंगा स्टैटिक है, राइट? सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम in given frame of reference, then it is said to be in motion. I will use this situation to define frame of reference in two parts. You would find one type of frame of reference called as inertial frame, और दूसरों को बोलेंगे नॉन इनर्शियल। आपका होमवर्क में ये पार्ट है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो आपको ये थोड़ा रिसर्च करना है, ठीक है? ये अब आपका होमवर्क। आपने मुझे बहुत डाउट पूछे, अभी एक डाउट मैंने आपके लिए रख दिया है। जैनिल को मजा आ रहा है कि ये अच्छा किया है ना, राइट? और कोई डाउट? हाँ, कोई बच्चा डाउट पूछना चाह रहा था, पूछिए भाई। Sir, in instantaneous position, the time given will always be in second. नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। It can be in any unit. Okay. Right? Sir. Yes.
डेल्टा टी मीन्स चेंजिंग टाइम. ऑब्वियसली ये डेल्टा का अब सिंबल हम चेंज के लिए ही करेंगे. डेल्टा स्मॉल टी होगा तो होगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. डेल्टा कैपिटल टी होगा तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसा हो जाएगा. ये कहेंगे चेंज इन टाइम, नीचे वाला हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर. ये दोनों ही आपको मिलते रहा करेंगे. ये वाला बुक 2 में आएगा. बस ये एक बात बता दूंगा आपको. ओके सर. सर टेम्परेचर के लिए तो के भी यूज कर सकते हैं ना? के तो बेटा उसका यूनिट होता है, के थोड़ी यूज करते हैं. कैसी बात करते हो, के तो यूनिट है. Sir, can you please show the previous page? Yes, I can. क्वेश्चन अंग्रेजी में क्वेश्चन होना चाहिए विल यू शो द. कैन, यस आई कैन. विल यू, आई विल नॉट, ऐसा मैं कहूंगा. राइट. सो क्या हम अब फर्दर. आप ये रेस्ट के बारे में क्या बोला था वो समझ नहीं. रेस्ट के 3 नाम बोले थे. रेस्ट, स्टेशनरी, स्टैटिक. अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो कहेंगे मोशन में है. अगर पोजीशन ना चेंज करे तो बोलेंगे रेस्ट में है. आया समझ में? Sir, I have a doubt. बोलिए. Sir, according to the definition, can we say that a rotating object is at rest? Rotating object is at rest. Sir, when it's rotating in the same place without changing its ये position. किसका क्वेश्चन है? किसका क्वेश्चन है ये? नाम बताएंगे आप? Varun का क्वेश्चन. Varun, rotational motion is a chapter which we study in chapter मतलब अपने बुक में 7th chapter, second last chapter. ठीक है. सो आज अगर मैं 3rd chapter का इंट्रो दे रहा हूं तो उसकी बात मैं कर नहीं सकता हूं. मोर ओवर जिस तरह के ऑब्जेक्ट मैंने लिए हैं, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट्स सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं. ये ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करते ही नहीं है. सो जब मैं इनकी बात कर रहा हूं, प्लीज डू नॉट इन्वॉल्व रोटेशनल मोशन, अदरवाइज यू योरसेल्फ विल बी कंफ्यूज्ड. सो जो भी मैं ये बातें कर रहा हूं, ये मैं पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट के लिए बातें कर रहा हूं. एंड फॉर देम there is no rotational motion. Only type of motion they can do is of this sort. Okay, sir. Thank you. All right. So I am moving further into the part which we call describing the motion. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें अलग अलग टर्म्स की जरूरत पड़ती है. फर्स्ट टर्म होती है उसकी पोजीशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक वेल डिफाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लूं, उसके अंदर रेफरेंस पॉइंट और टाइम को यूज करके क्या हम पोजीशन बता सकेंगे इजीली? यस और नो? यस. तो एक अच्छे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन फाइंड करना इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो वी विल बी एबल टू फाइंड पोजीशन. जब पोजीशन फाइंड कर लो तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? बोलिए. मोशन होता है चेंज इन पोजीशन. तो सेकंड क्वांटिटी आएगी डिस्टेंस. चेंज इन पोजीशन. Sir, didn't get the second one. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट करने के बाद आप देखेंगे कि टाइम के साथ यार ये पोजीशन तो बदल रही है. तो जब पोजीशन बदलेगी तो ही तो मोशन कहलाएगा ना. तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए पहले आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालते हैं और उसके बाद में आप क्या कैलकुलेट करते हैं? उसका चेंज इन पोजीशन. नाउ दिस चेंज इन पोजीशन can be calculated in 2 manners. One in a scalar manner called as distance. But one method will involve the direction and it is known as displacement. So अगर मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का लेंथ लूं खाली तो क्या कहेंगे उसको? डिस्टेंस. लेकिन अगर मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन का लेंथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लूं तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट. तो याद रखना
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही कॉमन सिंबल क्या होगा? डेल्टा एक्स। डिस्टेंस को भी हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे। तो दोनों में फर्क क्या होगा? तो याद रखना, डिस्टेंस वुड बी लेंथ ऑफ पाथ between initial position and final position, whereas displacement would be length of path in a specific direction. Can anyone tell me what direction I should take? Positive. The shortest distance. शॉर्टेस्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शॉर्टेस्ट। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ लूंगा तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर। दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए दोनों के डायमेंशन क्या बनेंगे? कैपिटल एल। क्लियर है ये? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम पहले उसकी पोजीशन देखते हैं, फिर उसका चेंज इन पोजीशन देखते हैं। अब ये चेंज इन पोजीशन आपकी श्रद्धा है, कैसे देखना चाहते हो? खाली मैग्नीट्यूड देखना चाहते हो तो डिस्टेंस मिलेगा, लेकिन आप पूरे भक्त हो, पूरी डिटेल में जाना चाहते हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखना चाहते हो, तो आप ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी लेनी है, बस ये ख्याल रखना, द शॉर्टेस्ट लेंथ। मैंने जो डायग्राम ऊपर बनाया हुआ है, ये जो रेड लाइन है उसमें ये आपका डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, जबकि ये जो डॉटेड ब्लू लाइन है वो आपके किसको दिखा रहा है? डिस्टेंस को दिखा रहा है। सर तो मतलब डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड दोनों ही डेल्टा एक्स से होगा? बिल्कुल, ये बात तो मैंने बोली है भाई, बिल्कुल यही कहा मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आई वांट टू टेक इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। किसी को चेंज इन पोजीशन का सिंबल पता है तो बोल दो भाई। डेल्टा एक्स। बढ़िया, भगवान आपका भला करे, आपको पता है। अगर मैं किसी चीज का रेट निकाल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? With respect to time. मैं इसको यूनिट टाइम निकाल रहा हूं, डेल्टा टी। बिल्कुल सही बात है, पर यूनिट टाइम। इनिशियल पोजीशन का इनिशियल टाइम, फाइनल पोजीशन का फाइनल टाइम, और उसको अगर डिवाइड माइनस कर दूं तो जो इंटरवल आएगा उसको बोलेंगे टाइम इंटरवल। अगर कोई को समझ नहीं आया तो मैं इसको विस्तृत रूप से डिटेल में लिख देता हूं कि कैसा दिखेगा। फाइनल पोजीशन x2 minus initial position x1, this is change in position, divided by final time t2 minus initial time t1. So rate of change in position is basically change in position per unit time interval. Is that clear? Yes sir. इस क्वांटिटी को भी हम दो तरीके से मेजर करेंगे। एक को बोलेंगे स्पीड और एक को बोलेंगे वेलोसिटी। अगर मैंने डेल्टा एक्स डिस्टेंस लिया तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को क्या बोला जाएगा? स्पीड। लेकिन अगर मैंने डेल्टा एक्स में डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिया, वेलोसिटी। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, तब सेम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को क्या बोलेंगे?
वेलोसिटी। दोनों का सिंबल कॉमन है v, दोनों को ही इस चैप्टर में v से डिनोट करेंगे। जब आप फिजिक्स के डिटेल में जाओगे तो आपको इनके v में भी फर्क क्या दिखेगा, एक के सिर पे ऐसा तीर लगा हुआ होगा, ये शो करेगा भैया इसके पास डायरेक्शन है, और ये दिखेगा कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्पीड, तो आप कह सकते हो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज स्पीड। कोई आपसे पूछे वेलोसिटी, तो आप कह देना डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। बोलिए बेटा, किसी को डाउट था? Sir, speed and velocity doesn't mean the same. No, they do not mean the same. Speed is a scalar quantity. It tells you about the distance per unit time, whereas velocity is a vector quantity. It represents you displacement per unit time. आप अगर ऑटो रिक्शा में घूम घाम के वापस घर पहुंच जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और आपका वेलोसिटी भी जीरो निकलेगा, लेकिन ना तो डिस्टेंस जीरो निकलेगा ना स्पीड जीरो निकलेगा। सो इन दोनों को एग्जैक्ट सेम मानना वुड बी अ रिस्की थिंग। ये दोनों सेम नहीं है। हाँ, किस्मत अच्छी हो और ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता रहे, डायरेक्शन बदले नहीं, तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन ना बदले, स्ट्रेट लाइन में चलता रहे, तो इन दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है, but that is only in one condition. And when is that? कब वेलोसिटी का वैल्यू 1d स्पीड के अलोंग होगा। 1d भी होना चाहिए, लेकिन 1d में भी तो आपने बोला दो straight line, walking in free fall. 1d तो मतलब स्ट्रेट लाइन ही हुआ ना, यूनिफॉर्म free मोशन। fall. अरे बाबा मेरे को बोलने दो। स्ट्रेट लाइन भी रहना चाहिए और सेम डायरेक्शन भी रहना चाहिए। फ्री फॉल कहां से आ गया भाई? फ्री फॉल तो ऊपर जाते वक्त भी फ्री फॉल ही बोलते हैं उसको, फ्री फॉल अभी आया नहीं है। सो याद रखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, देन ओनली एंड ओनली डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगी। इसके बाकी के अलावा सब केसेस में स्पीड और डिस्टेंस इसके काउंटर पार्ट से अलग आएंगे। ओनली वन कंडीशन इन विच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, दैट इज द सेम कंडीशन जिसमें स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होंगे, और वो कंडीशन है स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में। उसमें भी अगर डायरेक्शन में पलटी खाया तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, वेलोसिटी भी बदल जाएगा। सो ख्याल रखना इस बात का। ओनली एंड ओनली वन कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है ये? यस सर। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, स्पीड लो या वेलोसिटी, इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये लेंथ है तो मीटर और ये टाइम है तो सेकेंड, तो ऐसा ही यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और इसके डायमेंशंस होंगे L(T⁻⁻1). यहां तक जो भी मैंने बोला, अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो बोलिए। सो आई अज्यूम डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। और लास्ट चीज जो हम पढ़ रहे हैं आज के लिए, उसका नाम है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए लास्ट चीज जो हमें चाहिए कि वो है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपके पापा को आपने कार चलाते हुए देखा है तो वो कार में A, B और C का यूज करते हैं। अगर कार ऑटोमेटिक है तो C नाम का क्लच हट जाता है। A इज एक्सेलरेटर एंड B इज ब्रेक, C इज क्लच। उसको भाड़ में जाने तो अपने मान के चलते आपके पापा के पास ऑटोमेटिक कार है। तो A का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना और B का काम है वेलोसिटी को घटाना। जब वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है, दोनों ही केस में क्या हो रहा होगा?
change in velocity, how will we denote it? Acceleration. अरे बाबा रे, डेल्टा वी Delta V by T. अरे ये ब्रैकेट लगाया ना मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं खाली चेंज इन वेलोसिटी को कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा वी। और अगर मैं रेट उसका निकालना चाहूं तो उसको डिनोट करेंगे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी से। अगर कोई बच्चा अभी भी ये बात को पकड़ नहीं पाया तो लास्ट मौका है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इस रेशियो को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो सर यहाँ पे हम स्पीड नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हमेशा डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपने वेलोसिटी बढ़ाई हो सकता है घटाई हो, न जाने क्या हुआ होगा, मैं कह नहीं सकता हूं। इसलिए याद रखना, एक्सेलरेशन में हमेशा वेलोसिटी लेंगे, स्पीड नहीं लेंगे। ओके, इसका यूनिट अगर मैं बनाऊं तो इसका यूनिट था मीटर पर सेकेंड, और नीचे फिर से एक बार सेकेंड, तो ऐसा बोलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं इसके डायमेंशंस लिखूं तो एल टी रेज टू -2। सो टोटल हमने अभी तक 5 चीजें पढ़ी हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करने के काम आती हैं। आई वुड वांट टू नेम देम अगेन। पोजीशन और चेंज इन पोजीशन ढूंढ के आप पहली 2 क्वांटिटी निकालते हैं। क्वांटिटी नंबर 1 है डिस्टेंस, क्वांटिटी नंबर 2 है डिस्प्लेसमेंट। सो चेंज इन पोजीशन से 2 क्वांटिटी मिलती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बाद में आप रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन निकाल करके 2 और क्वांटिटी निकालते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। एंड फाइनली मोशन को समझाने के लिए मिस्टर सुजल, आराम बाद में करना भाई, 5-7 मिनट और हिम्मत रखो। मिस्टर सुजल जैन, ढंग से बैठो भाई। हाँ, तो लास्ट चीज हमें करनी पड़ेगी, वो है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्वांटिटी का नाम है एक्सेलरेशन। तो टोटल 5 क्वांटिटी से हम काइनेमेटिक्स में मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। 5 क्वांटिटी को मैं समराइज कर रहा हूं, इनके नाम है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसमें से 3 क्वांटिटी वेक्टर हैं, तो उनके आगे मैं एरो लगा देता हूं कि भैया ये सब दिशा वाले लोग हैं, इन सब के पास अपनी अपनी एक डायरेक्शन है। सो ये 3 क्वांटिटी डायरेक्शन वाली हैं, जबकि 2 क्वांटिटी स्केलर है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मिस्टर तक्ष, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। वैसे तो आपके लेवल से काफी नीचे की चीजें चल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट आएगा, फिर भी है तो बोल दो। यस तक्ष। सर। हाँ जी सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसा है वो पता नहीं चला। अरे मीटर पर सेकंड था, उसको एक और सेकंड से डिवाइड कर दिया तो स्क्वायर होता है मिस्टर राठौड़। नहीं सर, वो पता चला, पर मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड कैसा आया? अरे वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट सेकंड। ओके सर, ओके। हाँ, अभी मैंने ऊपर एक स्पीडोमीटर का फोटो दिखा रहा हूं, उसमें एक डिस्टेंस मेजर करने वाला भी पार्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको? ओडोमीटर। ओडोमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा जो ये पार्ट है स्पीडोमीटर, ये आपको कौन से तरह की स्पीड बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। यस। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसी को समझेंगे, ये एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है। लेकिन इससे आगे का कुछ भी समझ सकने के लिए अगर ये सारी चीजें आपको याद नहीं है तो फिर समझ नहीं आएगा। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। मैं ये पेजेस की फोटो खींच के भी गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, आपके वो गूगल क्लासरूम में दिख जाएगा। किसी को गूगल क्लासरूम के बारे में जानकारी नहीं है तो 5 मिनट रुक जाओ मीटिंग के बाद,
अपने कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब याद होगा तो आगे की बातें समझ आएंगी। आई होप आप लोग समझने के लिए इतना पढ़ के रखेंगे, ठीक है। किसी को अगर कोई डाउट है तो रुक जाइए, बाकी लोग जाते रह सकते हैं। सर मुझे होमवर्क शीट 2.1 में डाउट है।